पाकिस्तानी निजात जापानी बिजनेसमैन मलिक सलीम से मिलने इवाकी जापान में उनके घर पहुंचे। भाइयों के हमरा इस्तकबाल किया। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। हल्की बारिश के दौरान बाहर लान में बैठकर गुफ्तगू की। ये फूल खिला तो वजीराबाद में, लेकिन इसकी खुशबू, ताजगी और तवानाई यहाँ जापान में आकर पैदा हुई। वजीराबाद की शुरू की जिंदगी कैसी थी? बड़ी कंट्रोल लाइफ थी वालिदैन के जेर साया। जो कुछ भी ये फूल ने रंग पकड़ा है या कुछ किया है, ये जापान की हवाओं से, जापान की इन्वायरमेंट से और ही हुआ है। पाकिस्तान में आपने क्या वो सीखा कि जापान में आकर उसका फायदा उठाया और कामयाब हुए? वजीराबाद से ये कटरी का बिजनेस था, लोगों के ज्यादा अपने बिजनेस थे, तो बिजनेस करने की जो तरीका कह लें या फिर कह लें कि बच्चा जैसे देखता है कि हर घर में बिजनेस हो रहा है, हर रोड पे हो रहा है, तो एक इंसान सोचता है कि मैं भी बिजनेस। आपकी फैमिली बिजनेस नहीं करती? हमारी फैमिली एग्रीकल्चर का बिजनेस करती थी। हम डेयरी फार्म था, हमारा लैंड थी। तो आपने वहां से सीखा? मैंने वहां से सीखा। कितनी एजुकेशन हासिल की? मैंने बस एफए तक क्लियर नहीं कर सका, उससे पहले जापान आ गए। नहीं तो यहाँ आके किस तरह इतनी जल्दी जापानी जुबान सीख ली, जापानी तौर तरीके सीख लिए? जापानी जबान सीखने में उस वक्त हम यंग भी थे और जापानीज को इंग्लिश भी नहीं आती थी। इंग्लिश बैरियर बहुत बड़ा था, तो इसलिए फिर जापानीज सीखनी थी। हमारे बहुत से दोस्त जो पाकिस्तान से आए, उन्होंने जापान में आके शादियां की और फिर सेटल हुए। तो आप किस तरह सेटल हुए? और आपने शादी क्या पाकिस्तानी से कर रखी है या जापानी वाइफ भी है? नहीं, पाकिस्तानी से कर रखी। तो जापान में कोई पसंद ही नहीं आया? ऐसी बात नहीं कि पसंद नहीं है, बहुत अच्छे इंसान जिंदगी में मिलते हैं आपको, लेकिन मैं वो, जैसे आपने मुझे पहले ही क्वेश्चन करना है, हुस्न परस्त नहीं हूँ, ब्रेन परस्त हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे इंटेलिजेंट लोग बहुत पसंद है, मैं फेस नहीं देखता। पाकिस्तानी ब्रेन को ज्यादा पसंद किया या जापानी ब्रेन को? नहीं, ब्रेन तो मैंने दोनों पसंद किए, लेकिन फाइनल जो हुआ वो पाकिस्तान में। अरेंज मैरिज की? अरेंज मैरिज की। सबसे बड़ी बिजनेस डील कब की और उसमें कितना फायदा हुआ? सबसे बिजनेस बड़ी डील 2011 में की। ठीक है, चाइना में की। जब अपनी कार मैन्युफैक्चर के प्रोजेक्ट में हम गए, तो वो जो डील करनी थी उसके पहले जो प्रेशर था, लेकिन वो जब डील की तो फिर एक नई दुनिया शुरू हो गई, क्योंकि फिर हम न्यू कार में आ गए। पहले तो हम यूज कार में थे। आपकी जो बिजनेस एम्पायर है जो आपने खड़ी की है, ये कितनी बड़ी है? अगर आप सादा अल्फाज में बताएं। ये बहुत बड़ी एम्पायर है और इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। उसकी वजह यह है कि हमारे बिजनेस के लिए कोई बैरियर नहीं है। हम वर्ल्ड वाइड कहीं किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। कितने मुल्कों में आपका बिजनेस फैला हुआ है? जहां जहां तो हमने अपने डिस्प्ले बनाए हुए हैं, वो तो 10 कंट्रीज हैं। और इसके अलावा जो हमारी इंटरनेट की सेल है वो तो वर्ल्ड वाइड है। जापान में आमतौर पर घर बहुत छोटे छोटे हैं, आपने बहुत बड़ा गार्डन भी बनाया, घर भी बहुत बड़ा है, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? असल में बड़ा घर ये था ना, ये मुझे बचपन से पसंद था। हमने पाकिस्तान में भी हमारा घर बड़ा था, पूरे सारे मोहल्ले में हमारा गाड़ी बड़ा था। उसके बाद हम दूसरा घर बनाया, वो भी बड़ा। अब ये भी मेरा ख्वाब था कि मैं घर ऐसा बनाऊं कि जो मेरे जापानीज कम्युनिटी आए, मुझे मिलने आए, दोस्त आए, पाकिस्तान से आए, तो मुझे ये ना इशू हो कि जगह कम है। इसकी कितनी कीमत होगी? $2 मिलियन है। आपको किस चीज का शौक है? कपड़ों का शौक है, खुशबू का शौक है, कौन सा शौक है आपको? किस पे पैसे खर्च करते हैं? पैसे तो मैं सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में जो खर्च किए हैं वो हिरात में किए। अच्छा। हाँ, मुझे हिरात में बहुत मजा आता है। कहाँ करते हैं खिरात? मैं हिरात पाकिस्तान में भी करता हूँ और जापान में भी करता हूँ। लोग मुझे इस नाम से पहचानते हैं जापान में
कि यार ये आदमी के पास जाओ, आपका काम हो जाएगा। हमने अपने वजीराबाद में एक दस्तरखान बनाया हुआ है, फ्री खाना मिलता है, कोई छुट्टी नहीं है 12 माह। अगर फ्री इसलिए किया, फिर लोग कहने शुरू हो गए कि आपने फ्री रखा है, हम नहीं जाएंगे। हमने 10 रुपीज़ रख दी। अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, दे दे, नहीं है फिर भी ठीक है। तो ये ना कहे कि मैं फ्री खाना खा के आया हूँ। और आई कैंप लगा देते हैं, बच्चों की शादियाँ करवा देते हैं। कुछ बच्चों ने, वो स्टूडेंट ने, उनकी फीसिस के इशू होते हैं। फिर मैंने कुछ बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। कितने? 48। बेटे और भतीजे भी बाहर आकर मिले। आप मलिक साहब के बारे में क्या फीलिंग रखते हैं? इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? ही हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। जो भी हमने अपने करियर के अकॉर्डिंग भी चूज़ करना था, उन्होंने फ्रीडम दी है। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग ही हैज़ इन हिज पर्सनैलिटी इज़ द ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कि वो ही कैन आइडेंटिफाई द स्किल्स इन यू इवन बिफोर यू आइडेंटिफाई इट इन योरसेल्फ। जब से मैंने जब देखा अपने फादर को, जब से देखा हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, हमेशा अच्छे से अच्छे काम करते हैं। और हमें भी हमेशा कहा बेटा कि अच्छा काम करना। इस ज़िंदगी में कभी कोई मसला अभी तक या कुछ स्टडीज़ में कोई भी, तो मेरे फादर मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। वैसे तो ही हैज़ मैनी क्वालिटीज़, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी आई लाइक अबाउट हिम इज़ ये राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले लेते हैं। इनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी है, और किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी आए, ही सेड कि यू शुड अवेल इट। और यही चीज़ें हैं जो हम इनसे सीख रहे हैं, और ये हम भी इनकी तरह ही बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और यही क्वालिटी हमसे सीख रहे हैं, और यही हमारे मेंटोर हैं घर में। और इन्होंने हमेशा जो हमारी डिसीजन को सपोर्ट किया है कि अगर मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, बिज़नेस में जाना चाहता हूँ, कि मैं जो सा भी करियर परस्यू करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी मदद की उसमें। और डिसीजन मेकिंग में उन्होंने मेरी हर दफ़ा मदद की। जी, मेरा नाम अज़ान मलिक है। मुझे जो अपने फादर के बारे में जो पसंद है वो है कि जो भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो भी मैंने चूज़ किया। बेटे, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो कभी कुट शुट पड़ती है, मार पड़ती है? नहीं, कोई बड़ा काम कर लेना भी पड़ती है। एज अ फादर जो पापा है वो बहुत सपोर्टिव है। और हमने 16-17 एज से कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे फादर ने हमेशा, मुझे आज तक ये नहीं याद कि मेरे फादर ने कभी कहा हो कि तुम छोटे हो। हमने स्टार्टअप फेल किया। आप अपनी मर्जी से करेंगे या वालिद साहब की मर्जी से? जिस तरह मेरे वालिद साहब कहेंगे उस तरह शादी होगी। लड़की भी वालिद साहब की चॉइस की, बिजनेस भी वालिद साहब की चॉइस। जी, वालिद साहब एक तो रोल मॉडल है हमारी लाइफ में, तो इस वजह से ये है कि जो शादी भी है और जो बिजनेस लड़की से करेंगे, नहीं, बिल्कुल पाकिस्तानी लड़के से। सबके साथ मिलकर नाश्ता किया। घर से रवाना हुए। अपने दफ्तर पहुंचे। जूते उतार कर दफ्तर में दाखिल हुए। जापान में दफ्तर के जूते और बाहर के जूते अलग अलग होते हैं। स्टाफ ने वेलकम किया। जापान में डिंकी लगाकर आना तो शायद मुश्किल है, आप कैसे आए? जिस वक्त हम आए थे उस वक्त डंकी की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि जापान के लिए वीज़ा ही रिक्वायर्ड नहीं था। अच्छा, किस ईयर में? हम 1998 में आए, तो उस वक्त एंट्री थी। तो टिकट लें, जहाज़ में बैठे। कितने का टिकट आया? टिकट उस वक्त जो था वो 20,000 रुपीज़ का था। अच्छा। क्योंकि डॉलर उस वक्त 17 रुपये 16 रुपये का डॉलर था, तो ये रिटर्न टिकट इतने का आया था। जेब में कितने पैसे थे जब आप उतरे यहाँ? $1,000, वो भी शो मनी के लिए हम साथ लेकर आए। किस तरह जिंदगी आके पहले दिन रातें कैसे गुजरी? जॉब की परेशानी, रिहाश, हमें जापानीज लोग उस वक्त रेंट पे रिहाश भी नहीं देते थे, लैंग्वेज बैरियर था, फूड के इशू थे। उस वक्त यहाँ हलाल फूड वगैरह नहीं थे,
कौन कौन सी जॉब्स की आपने? मैंने जॉब्स की हैं, प्लास्टिक की फैक्ट्री में भी काम किया है, और फिर हमने एक टीवी की कह लें कि मैन्युफैक्चरिंग थी शार्प की, वहाँ भी जॉब की है, और हर किस्म की जॉब की है। सबसे मुश्किल दिन जब जापान में कौन सा था? सबसे मुश्किल दिन जापान में ये था कि हम फैक्ट्री की रिहाश में रहते थे, हम्म, तो वहाँ से हमारी जॉब ख़त्म होगी तो उन्होंने घर से भी निकाल दिया। हम्म। तो ये नहीं पता चलता था कि हमारी अब मंजिल कहाँ है। पहला ब्रेक कब मिला जब समझा आपने कि मैं अब जापान में सेट होना शुरू हो गया? पहला ब्रेक उस वक्त मिला जब मैंने ये कंपनी रजिस्टर्ड की, आज से 25 साल पहले। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, अब मैं जापान में लोगों की मदद करने के काबिल हो गया। कितने पैसे कमा के कंपनी बनाई? मैं कंपनी जब स्टार्टअप किया, फिर उस वक्त $1 लाख से स्टार्टअप लिया था। कैसे कमाया वो $1 लाख? पहला जॉब करके बचाते थे, सेविंग करते थे, लेकिन घर से प्रेशर नहीं था पैसे भेजने का, तो इसलिए यहाँ सेविंग थी, इसलिए। और मेरे भाई थे, वो जर्मनी में हैं इस वक्त, वो चिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, वो वहाँ से यहाँ आ गए, अमाउंट भी ले और उसने कहा ठीक है मिलके करते हैं। तो कैसे फिर आपने अपना बिजनेस यहाँ बिल्ड किया? शुरू में क्या किया, अब क्या कर रहे हैं? शुरू में बिल्ड ये किया कि यहाँ मेरा इस एरिया में आना, पहले तो मैं टोक्यो के पास साइतामा में रहता था, ये था यहाँ सी पोर्ट, यहाँ से ड्राइव में 5 मिनट की ड्राइव पे ऊपर है। रशिया से जापान जो है वो लकड़ी इंपोर्ट करता था, तो जो वापस जाते थे ना जहाज, वो खाली होते थे, तो रशियन यहाँ से गाड़ियाँ, टायर ये लेके जाते थे। तो मेरा यहाँ आने का मेन जो टारगेट था वो ये सी पोर्ट था। तो मैं यहाँ आया, रशियन कैश बाय करते थे गाड़ियाँ, वो कंपनी का कैश फ्लो हर डे बाय डे बेहतर होना शुरू हो गया। ये मेरा मेन पर्पस था इस एरिया में आने का। उसके बाद फिर हम दुबई चले गए। दुबई भी बहुत बड़ी यूज़ कार की मार्केट है, तो वहाँ मेरे छोटे भाई हैं कलीम साहब, वो मेरे साथ थे। साउथ अमेरिका चिली चले गए, चिली में बहुत हम चले गए ऑलमोस्ट 2005 में। उसके बाद चिली में काम करते रहे, फिर हम पेरू में चले गए 2006 में। ऐसे एक्सटेंड करते करते 2011 में एक नया आइडिया मार्केट में लेकर आए कि हम अपनी कार जॉइंट एडवेंचर के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब तक कितनी गाड़ियां बना चुके हैं आप? हम तकरीबन इस वक्त तक 80,000 से लेकर 1 लाख गाड़ी मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। और बेच कितनी चुके हैं? बेच भी तकरीबन हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। अब आप अपनी ब्रांड की खुद गाड़ियां बनाते हैं? खुद गाड़ियां बनाते हैं। पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं या नहीं? पाकिस्तान में मेरे एक ख्वाहिश है, मेरे बड़े भाई हैं मलिक आसिफ साहब, उनकी बड़ी ये ख्वाहिश है कि यार आप अपने मुल्क के लिए भी कुछ करें, तो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर प्लांट लगाएं। तो इंशाल्लाह मैं बड़ा होपफुल हूँ कि हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत बड़ी मार्केट है, और ईवी के अंदर अभी बहुत ज़्यादा चांस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा चांस है। और सबसे ज़्यादा आपकी गाड़ियाँ कहाँ बिकती हैं? जो जापानीज यूज़ कार है वो कीनिया में सेल होती है, और जो न्यू कार है वो बोलीविया में सेल होती है। अब अगर अंदाज़ा लगाना चाहें, पाकिस्तानी खुश होते हैं अपने किसी दूसरे पाकिस्तानी को देखकर, तो आपकी वेल्थ जो है, जो टर्न आउट कितना होगा आपका सालाना? जो जापान के अंदर हमारा टर्न आउट है वो मोर देन $100 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अलावा जो बाहर कंपनियां वो इससे अलावा है। अच्छा, वो कितना है? वो अगर हम टोटल करें तो वो हम तकरीबन कह लें कि 500 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। भाइयों के साथ मुलाकात की। साहब, आप तो पाकिस्तान रहते हैं, सलीम साहब जो हैं, इनका आपने बचपन से लेके अब तक देखा है। बचपन में कैसे थे, कितने तब्दील हुए? बचपन में भी ऐसे थे और अभी भी ऐसे ही है। ये दूसरे भाइयों से थोड़ा मुख्तलिफ सोचते थे। अच्छा, वो क्या? अपने बिजनेस के बारे में। अच्छा, बचपन की मैं खुद जर्मन में रहा हूँ, मेरा छोटा भाई जर्मन में रहा है। हमें इतनी दिलचस्पी नहीं थी बिजनेस में जितनी सलीम भाई को। अब जो है, किस तरह से फैमिली आपकी इकट्ठी है, किस तरह से आपकी आपस में वर्किंग है, वो बताएं। माशाल्लाह से सारे भाई इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठा हमारा बिजनेस है और खुश हैं।
तो अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए, अगर कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए, वो तो कौन resolve करता है? अगर इख्तलाफ पैदा होगा तो वो खुद ही मसला भी हल कर लेंगे, क्योंकि बड़े किस लिए होते हैं। अच्छा, तो किस तरह, क्या मतलब बिजनेस का हर एक का फार्मूला होता है ना, कि सब इकट्ठे बिजनेस करते हैं, फार्मूला क्या है? ये वालिदैन की मेहरबानी है, क्योंकि हम तो भाई हैं, आगे हमारे बच्चे भी जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बच्चों के रिश्ते भी फैमिली में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं? अभी तक तो फैमिली में ही कर रहे हैं, आपस में अगर ज़रूरत पड़ी तो बाहर भी कर लेंगे। हमारा बचपन इकट्ठा गुजरा है, जिस तरह बचपन में होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन इनमें ये था बर्दाश्त बहुत थी शुरू से ही। मतलब मैं लड़ाई करता था तो ये लिहाज ही करते थे, ज़्यादा बड़े होकर लिहाज करते थे। दूसरा ये है कि मैं छोटा था, सबसे छोटा था, तो प्यार ज़्यादा मिलता था। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? और कोई ना कोई थोड़ी किसी वक्त गुस्से में आ जाता है, किसी वक्त कोई खराबी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ना सबको साथ लेके चलते हैं, एक यूनिट की तरह चलना है। और मैं समझता हूँ कि हमारी काम करते हैं। हाँ, मशवरा करते हैं। और वीक पॉइंट क्या है? वीक पॉइंट मेरा ख्याल है यही है कि फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह सारे भाई हैं हम, सबको ऐसे ही लगता है यार, सबसे ज़्यादा यही प्यार करते हैं। जापानी दोस्त और बिजनेसमैन दफ्तर मिलने आए। मीटिंग की। पाकिस्तानी खानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान और जापान एक नज़दीक आएँ और जापानीज़ इन्वेस्टर को बुलाएं, और जब पाकिस्तान से जो अच्छी चीज़ें हैं वो जापान में इंपोर्ट भी हों। मलिक साहब, इसकी क्या वजह है कि सारे पाकिस्तानी यहाँ कारों के बिजनेस में है, यूज्ड कार बाकी मुल्कों में बेचते हैं? ये पाकिस्तानियों ने ये पेशा क्यों इतनी आसानी से अपना लिया? जब हम लोगों ने 20-25 साल पहले कारोबार शुरू किया था तो जापान के अंदर गाड़ी स्क्रैप करने के उल्टा जापानीज से लोग पैसे लेते थे। $200 लेती थी, $200 जी। अच्छा। तो जब हम लोग आए तो हमने कहा कि उल्टा हम आपको $100 या $200 या $500 देते हैं। तो जापानीज लोगों ने कहा ये कैसे लोग आ गए, उसने हमें गाड़ियां देनी शुरू कर दी। हमने रशिया, दुबई, किसी ने भाई भेज दिया, किसी ने भांजा भेज दिया। हम लोगों का कैश फ्लो इस स्पीड से बेहतर हो गया और सब सक्सेसफुल भाई हो गए, और जापानीज की नज़र में हम बहुत बड़े ताजर बन गए। मलिक साहब, पाकिस्तान की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा याद आती है? पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो मेरी यादें हैं वो मेरी वालदा साहबा की थी, ठीक है, क्योंकि मैं जापान में था तो उस वक़्त जाना था, 5 साल बाद गए थे, तो बहुत ज़्यादा उनकी यादें जो कौन सा खाना था हाँ, जो आपको याद होता हो? कौन सा ऐसा खाना था? वो सबसे अच्छा तो कीमा भी बनाते थे, लेकिन जो उनका आलू गोभी था ना, और साथ पराठा, वो मुझे बहुत टेस्टी था। वो ऐसा नहीं यहाँ मिलता? ऐसा नहीं मिलता। वो टेस्ट नहीं मिलता, वो माँ के हाथ की चीज़ें नहीं मिल सकती। अपने जापानी बिजनेसमैन दोस्त सिरासा से मिलने उनके वेयर हाउस पहुंचे, शोरूम का दौरा किया। हर बंदा चाहे वो हुस्न परस्त की बजाय आपकी तरह अक्ल परस्त हो, फिर भी हुस्न से मुतासर तो हो जाता है। कोई तितलियां जो हैं वो मंडलाती हैं अमीर आदमियों के पास। तो ये बताएं कि जापानी जुगनू पसंद आए या पाकिस्तानी तितलियां? मेरे ख्याल से मुझे जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो स्किन का कलर करता है। कौन सा कलर पसंद है? वाइट, उसकी वाइट जो है ना वो तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक। हाँ। अक्ल को कैसे पहचानते हैं आप? अक्ल के फला बंदा अक्लमंद है, फला बंदा
इतना अक्लमंद नहीं है, कैसे पहचानते हैं? मेरा बहुत आसान सा फार्मूला है, मैं इतना डीप भी नहीं जाता। मैं ये समझता हूँ जो इंसान जो कर रहा है अपने पैशन के साथ फेयर है तो वो अक्लमंद है। अगर वो पैशन के साथ फेयर नहीं है, वो कितना भी अक्लमंद होगा, मेरे कागजों में वो अक्लमंद नहीं। ये बताएं कि यहाँ जापान में रोमांस बड़ा आम है, बहुत से पाकिस्तानी जापानी लड़कियों से शादी भी कर लेते हैं और शायद पाकिस्तानी लड़कियां भी भोली हैं और जापानी शायद उससे भी ज्यादा भोली हैं। तो आपका क्या तजर्बा रहा यहाँ की जापानी खवातीन को और पाकिस्तानी खवातीन का अगर तकाबुल करें तो कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं एज ए मुस्लिम आपको यही कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान की औरत है ना, वो बहुत ज़्यादा वफादार है, लेकिन ये जो लोग हैं ये बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हुए हैं। जापान के अंदर डिवोर्स रेशियो जो है ना वो ऑलमोस्ट 70% है। ऐसे आपको कोई तजर्बा हुआ जापानी लड़की की बेवफाई का? बेवफाई का तजर्बा तो मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन वफा का भी नहीं हुआ। नहीं तो, कोई दोस्तियां दोस्ती मेरी बहुत, मेरे दोस्त हैं। लड़कियां भी दोस्त हैं। यहाँ देखे ना, लड़की हर पैशन में है, बैंकिंग सेक्टर में है, बिजनेस में है। तो आप उनसे मिलते जुलते हैं, रोमांस नहीं लड़ाते? रोमांस नहीं लड़ाते, बिजनेस करते हैं। कैसे रोकते हैं अपने आप को? असल में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, जब आप ज्यादा चीजें देख लेते हैं ना, आपने बहुत कुछ देख लिया। बहुत कुछ देख लिया। क्या क्या देखा? 37 ईयर में हमने क्या क्या नहीं देखा होगा। तो फिर इश्क तो नाकाम हुए होंगे ना? असल में इश्क आप नहीं कह सकते, मुफादात नाकाम हुए। डेढ़ 150 साल पुराने रवायती जापानी रेस्टोरेंट पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि यह रेस्टोरेंट 150 साल से एक ही खानदान के पास है। जापानी डिश सुशी खाई। कोर्सेज में खाना सर्व किया गया। एवाकी शहर के मेयर मिस्टर हिरोकी उचिडा से मिले। His Excellency, as a mayor of this city, you have seen many, sometimes tsunami, sometimes the nuclear effects. How you have so well and so soon after you have recovered from this crisis? It take a long time actually. It took 14 years. After tsunami and earthquake now, just now the situation is very good. Normal? Normal. In Iwaki City, there is a branch of United Nations, so our experience want to share through the organization of United Nations. We have a lot of experience, and so we would like to share with Pakistan people about the disaster, flood, and earthquake, etc., etc. एवाकी फुटबॉल क्लब पहुंचे। मैनेजर ने इस्तकबाल किया। यहाँ जापानी रवायत के मुताबिक झुककर अपना विजिटिंग कार्ड पेश किया। मलक सलीम इकबाल की कंपनी इस फुटबॉल क्लब को स्पॉन्सर करती है। ग्राउंड का विजिट किया।
डीकमिशनिंग आर्काइव सेंटर पहुंचे। 2011 के ज़लज़ले और सुनामी के बाद ये म्यूजियम खुसूसी तौर पर बनाया गया है। गाइड ने म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाया। डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें सुनामी के वक्त के हालात को फिल्माया गया। In the Fukushima Daiichi nuclear power station located 2011 में जब सुनामी आया तो आप कहाँ थे और उस वक्त पाकिस्तानियों का क्या किरदार था? इसी जगह में थे हम। ये फर्स्ट टाइम देखा है हमने, ठीक है, लेकिन उस वक्त जापानीज कौम का और गवर्नमेंट का, रियासत का जो आपस में पैचअप है वो देख के बहुत हैरान हुए। जो हुकूमत कहती थी, जो रियासत कहती थी, वो करते मनो अन वो ही फॉलो करते थे। इवन के सिग्नल भी नहीं तोड़ते थे। इतना रश है, सिग्नल है, सिग्नल पे वेट कर रहे हैं, स्टोर पे जा रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना खाना ले रहे हैं, पानी की जितनी ज़रूरत है उतना पानी ले रहे हैं। और रियासत ने क्या किया लोगों के साथ? रियासत ने जहाँ इन लोगों का जितना लॉस हुआ उसका कॉपरेट किया। उन्होंने कहा जहाँ आपको घर मिलता है, रेंट पे होटल मिलता है, वहाँ पे जाके स्टे करें, रियासत से पे करें। और बिजनेस का जो लॉस हुआ वो भी रियासत ने पे किया। यार रियासत अमीर भी तो है ना। रियासत अमीर भी है लेकिन इंसाफ भी है। पाकिस्तानियों ने किस तरह हेल्प किया सुनामी के दरमियान? साथ ही ये एटमी हादसा भी हो गया। सबसे पहले जाके शख्सों में इनके सिटी हॉल में पूछा आपको क्या चीज़ चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, बुज़ुर्गों के लिए ये चाहिए, बच्चों के लिए ये चाहिए। वो हमने एक ट्रक लिया, वो लेकर आए। फिर एक जहाँ स्कूल में स्टे किया हुआ था वहाँ लेकर गए। बादशाह ने, जापान के बादशाह ने पाकिस्तानियों की तारीफ की, पाकिस्तानियों की तारीफ की। हाँ, और पाकिस्तानियों का इमेज जापान में इतना अच्छा है, बुरा नहीं है। हम तो, हाँ जी, क्योंकि हम तो लोग ताजर हैं यहाँ। रात के वक्त पाकिस्तानी दोस्त अहबाब ने इनके एजाज में पुरवकार इशाइये का एहतमाम किया। मलिक सलीम साहब, मैं आने से पहले यही कह रहा था कि माएँ ऐसे पुत्र बहुत कम जन्मती हैं कि जैसे ये अल्लाह पाक ने इनको पूरी दुनिया में इज़्ज़त दी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने से छोटों से जैसे शफकत करते हैं, मैंने आज तक ऐसे इंसान नहीं देखा। वो सुहेल बड़ा ऐसा भाई, क्योंकि ये 6000 किलोमीटर से ठीक है। तो इनका सबसे पहले बहुत शुक्रिया, अरफान सिद्दीकी साहब का बहुत स्पेशली शुक्रिया, ठीक है, और आगा शफाकत खान का जिसने ये आज का डिनर सारा को ड्रैंक किया, उसके बाद पूरी टीम का, और उसके बाद मेरे सब भाइयों का। ये पूरे जापान से कोई 200 किलोमीटर दूर से, कोई 300 किलोमीटर दूर से आए। जनाब अरफान सिद्दीकी साहब, जापान से जो हमारी शान है, जियो के जंग के ब्यूरो चीफ, ये सारी रौनकें इनकी वजह से हैं। आज शेर साहब अगर हमारे पास हैं तो ये इनकी मेहरबानी की वजह से है। मलिक सलीम साहब से कोई बात करे, उन्होंने बोला यस आई एम अवेलेबल, मैं उनके साथ हूँ। तो ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये सोशल सर्विसेज में बहुत आगे हैं। कारोबार में माशाल्लाह है कि इन्होंने बड़ा नाम कमाया।